इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या अर्थ है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या इस आर्थिक जगत में क्या इसका महत्व है, क्या इसकी सीमाएं हैं। इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अगर हम अर्थ की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो अर्थ है वो इसके नाम में ही छिपा हुआ है। जो माइक्रो शब्द है वो ग्रीक लैंग्वेज के माइक्रोस वर्ड से अडोप्ट किया गया है, जिसका मतलब होता है छोटा। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम बहुत ही छोटी छोटी आर्थिक गतिविधियों का या इकोनॉमिक एक्टिविटीज का ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटीज की स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं। ये जो छोटी छोटी आर्थिक इकाइयां होती हैं, इनका अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, कितना प्रभाव पड़ता है, इन सब का एनालिसिस करती है। एक फर्म, एक उद्योग, एक परिवार, एक समाज आदि, इन सब की आर्थिक गतिविधियां कितना प्रभाव डालती हैं अर्थव्यवस्था के ऊपर। अगर मॉरिस डॉब्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो कहते थे कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो अर्थव्यवस्था का सूक्ष्मतम अध्ययन है, यानी छोटे से छोटे स्तर का अध्ययन करती है। ये छोटी से छोटी आर्थिक गतिविधि को इंक्लूड करती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये जो छोटी छोटी आर्थिक गतिविधियां हैं ये अर्थव्यवस्था को कई बार बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं, कई बार नामात्र का इफेक्ट डालती हैं। देखिए, जब 1929 की मंदी आई, 1933 तक, 1929 से 33 तक, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स उस मंदी का सॉल्यूशन नहीं कर पाया। वहीं से समष्टि अर्थशास्त्र का जन्म हुआ। प्रोफेसर जेएम केन्स, जिसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे, क्योंकि वो 1929 की जो मंदी थी वो एक अंतरराष्ट्रीय समस्या थी। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स की। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स छोटी आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है, व्यक्तिगत आर्थिक स्तर की इकाइयों का अध्ययन करता है, जैसे एक फर्म की आर्थिक इकाई, एक परिवार की आर्थिक इकाई, एक उद्योग की आर्थिक इकाई इत्यादि। थर्ड है कीमत निर्धारण का सिद्धांत। देखो, कीमत निर्धारण का जो सिद्धांत है वो अर्थव्यवस्था का एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि एक वस्तु की कीमत किस प्रकार निर्धारित होती है, कौन कौन से घटक एक वस्तु की कीमत को प्रभावित करते हैं। इन सब बातों का जो आंसर है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से ही ले सकते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स ही हमको इसका सॉल्यूशन दे सकता है कि एक गुड्स, एक सर्विसेज का जो प्राइस होता है वो कैसे डिटरमिनेट होता है। आगे हम देखें कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के विषय क्षेत्र में क्या शामिल है। एक वस्तु कीमत सिद्धांत, कि वस्तु की कीमत किस प्रकार निर्धारित होती है। देखिए, वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा निर्धारित होती है। जहां पर मांग और पूर्ति की शक्तियां एक दूसरे को कट कर देती हैं, एक दूसरे के बराबर हो जाती है, वहीं उसी बिंदु पर एक वस्तु की कीमत का निर्धारण हो जाता है। वस्तु कीमत सिद्धांत में हम उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत देखते हैं। उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत में हम स्टडी करते हैं कि एक उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि किस समय प्राप्त होती है, वस्तु का तुष्टि गुण क्या है, मांग की लोच क्या है, पूर्ति की लोच क्या है।
आदि। इन सब बातों का अध्ययन हम उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत के अंतर्गत करते हैं। जो उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत है वो मांग पक्ष का या मांग पक्ष की तरफ इशारा करता है। उत्पादन और लागत का सिद्धांत, उत्पादन और लागत का सिद्धांत पूर्ति का पक्ष का निर्धारण करता है। किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए, प्रोडक्शन के लिए कॉस्ट आती है, क्योंकि विदाउट कॉस्ट किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता। उपभोक्ता को भोग के लिए वस्तु या सेवा चाहिए, तो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा, कंज्यूमर उनको कंज्यूम करेगा, तभी तो आर्थिक गतिविधियां होंगी। अगर उत्पादन होगा तो लागत भी आएगी, क्योंकि बिना लागत के उत्पादन संभव ही नहीं है। सेकंड है साधन कीमत निर्धारण। यहाँ पर साधन से मतलब है कि एक वस्तु का उत्पादन करने के लिए किन किन माध्यमों की या किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो साधन कीमत का निर्धारण 4 बातों के ऊपर डिपेंड करता है: ब्याज, मजदूरी, लगान, लाभ। और प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। प्लांट लगाने के लिए या इंडस्ट्री लगाने के लिए भूमि चाहिए, प्रोडक्शन करने के लिए लेबर चाहिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए कैपिटल चाहिए यानी पूंजी चाहिए, और प्रॉफिट गेन करने के लिए रिस्क चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट वहीं होता है जहां पे रिस्क होता है। अगर हम पूंजी को उधार लेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, भूमि के बदले किराया देना पड़ेगा या लगान देना पड़ेगा, श्रमिकों को मजदूरी पे करनी पड़ेगी। और जो रिस्की है, जो साहसी है, जिसने वो प्लांट स्थापित किया है, एस्टैब्लिश किया है, उसको प्रॉफिट गेन होगा। कितना प्रॉफिट गेन होगा, इन सब की स्टडी ही माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर करते हैं। देन थर्ड है आर्थिक कल्याण। देखो, आर्थिक कल्याण उस समय पे मिलता है जब वस्तु और सेवाओं का वितरण समाज में इस तरह होता है कि समाज की जो कुल अधिकतम संतुष्टि है, कुल अधिकतम संतुष्टि हो, समाज को कुल अधिकतम संतुष्टि मिले, इस तरह वस्तुओं और सेवाओं का डिस्ट्रीब्यूशन होना जरूरी होता है। एक होता है साधनों का इष्टतम प्रयोग। साधनों का ऑप्टिमम यूज का मतलब होता है कि साधनों का जो ऑप्टिमम यूज है वो इस प्रकार होना चाहिए कि उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि मिले, उत्पादक को अधिकतम लाभ मिले। तो इन सब बातों की जो स्टडी है, वस्तु की कीमत कैसे निर्धारित होती है, उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत के अंडर हम क्या स्टडी करते हैं, उत्पादन लागत सिद्धांत से हमें क्या पता चलता है, ठीक है, साधन कीमत निर्धारण कैसे होता है, आर्थिक कल्याण कैसे होता है, साधनों का इष्टतम प्रयोग कैसे होता है, इन सब के बारे में हम स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर करते हैं। और माइक्रो इकोनॉमिक्स ही इन सब बातों का जवाब हमें दे सकता है। जो आर्थिक कल्याण होता है, आर्थिक कल्याण अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य है। गवर्नमेंट जो स्कीम्स लेके आती है पब्लिक वेलफेयर के लिए, जो प्लान्स लेके आए जाते हैं, 5 ईयर प्लान्स भी तो पब्लिक वेलफेयर के लिए ही लेकर आए गए थे। जो हमारा नीति आयोग है वो स्कीम्स बनाता है, नीतियां लागू करता है, वो पब्लिक वेलफेयर के लिए की जाती हैं, आर्थिक कल्याण को ध्यान में रखा जाता है और माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी की जाती है। क्योंकि नीतियां बनाते समय छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना जरूरी होता है।
अदरवाइज एक छोटी सी गलती पूरी स्कीम को फेल भी कर सकती है। विरोध हो सकता है उस चीज का। तो बहुत छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखा जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का एनालिसिस किया जाता है, तब जाके जो पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स हैं वो बनती हैं। और जो इंडियन इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, जिसमें पब्लिक और पब्लिक प्राइवेट यानी गवर्नमेंट का और प्राइवेट सेक्टर का मिश्रण होता है, लेकिन सरकार का हस्तक्षेप अधिक होता, लिमिटेशंस लगाती है गवर्नमेंट। तो वो क्यों लगाती है? मिक्स्ड इकोनॉमी को ही क्यों अपनाया इंडिया ने? बीच का रास्ता निकाला। ना हम पूंजीवाद की तरफ जा रहे हैं, ना हम समाजवाद की तरफ जा रहे हैं। दोनों की कुछ हमारे देश की डाइवर्सिटी को देखते हुए, हमारे देश के आर्थिक हालातों को देखते हुए मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया गया, बीच का रास्ता निकाल लिया। बहुत से देशों में मिक्स्ड इकोनॉमी है, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया। इंडिया में तो है ही। जो पूंजीवाद है वो वेल डेवलप्ड कंट्रीज में है। समाजवादी है जो रसिया ने अपनाया था। आगे हम देखते हैं कि जो इकोनॉमिक वर्ल्ड है, जो आर्थिक जगत है या इकोनॉमिक यूनिवर्स है, उसमें जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्या रोल प्ले करता है, क्या इम्पोर्टेंस रखता है। तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन सारी इकोनॉमी के स्टडी करता है, क्योंकि जो छोटी छोटी बातें बहुत इफेक्ट करती हैं। कुछ बातें इफेक्ट करती हैं, कुछ नहीं करती हैं। ऐसा नहीं है कि सारी ही इफेक्ट करती है, और ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी इफेक्ट नहीं करता, करता है। तो छोटी छोटी छोटे छोटे चरों को मिलाकर ही एक संपूर्ण अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। और ये जो छोटे छोटे चर होते हैं ये इकोनॉमी को इफेक्ट करती हैं, और माइक्रो इकोनॉमिक्स के एनालिसिस से ही हम पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर सकते हैं। सेकंड है आर्थिक नीतियों का, आर्थिक नीतियों के निर्धारण में सहायक होती है। आर्थिक नीतियाँ पब्लिक वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट बनाती है। और व्यष्टि अर्थशास्त्र में देखा जाता है कि कौन कौन से चेंजेस व्यक्तिगत स्तर पर जनता को प्रभावित कर सकते हैं। वो छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के व्यष्टि अर्थशास्त्र के माध्यम से ही आर्थिक गतिविधियों का निर्माण होता है। देन थर्ड है आर्थिक समस्याओं का निदान करता है, निराकरण करता है। देखिए जो अर्थशास्त्र की सबसे बड़ी आर्थिक समस्या है वो कीमत निर्धारण है। और कीमत निर्धारण कैसे होता है इसका अध्ययन हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें बताती है कि मांग और पूर्ति की शक्तियां ही किसी कीमत का निर्धारण करती हैं। आगे इसकी लिमिटेशंस हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन नहीं करता है। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ गतिविधियां ऐसी हैं जिनका अर्थव्यवस्था के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रही हूँ पर्सनली, तो मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का जो इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट होगा वो बिल्कुल नामात्र का होगा। देन सेकंड है इंटरनेशनल जो इकोनॉमिक क्राइसिस होते हैं या जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका निदान नहीं कर पाता। फॉर एग्जाम्पल 1929 से 33 के बीच जो मंदी आई थी उसका सॉल्यूशन करने में माइक्रो इकोनॉमिक्स फेल हो गई। तभी तो वहां से समष्टि अर्थशास्त्र आया। प्रोफेसर जेम्स क्वींस ने अपने थीसिस दिए। देन थर्ड है अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर
एक अजम्पशंस है, एक मान्यता है कि एक अर्थव्यवस्था के अंदर पूर्ण रोजगार होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसी स्थिति किसी भी अर्थव्यवस्था में नहीं होती। सभी अर्थव्यवस्थाओं में अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या कहते हैं कि फुल्ली एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं होता, अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। तो ऐसी अवास्तविक मान्यताओं के कारण ही ये अपने सॉल्यूशन देने में या बड़ी बड़ी इंटरनेशनल समस्याओं का निदान करने में असफल हो जाती है। तो देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।